Hello everyone, welcome to Julius Academy. In this video, we are going to talk about a very recent judgment, that is FCRA amendment judgment. सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले FCRA amendment के जजमेंट दिया है, बट उस जजमेंट के बाद न्यूज में सुनने आ रहा है कि दिस जजमेंट इज गोइंग टू क्रिएट और इम्पैक्ट एडवर्सली ऑन द NGOs. नाउ ऐसा क्यों बोला जा रहा है, इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो प्लीज स्टे टिल द वेरी एंड बिकॉज वी आर गोइंग टू एनालाइज द जजमेंट एंड आल्सो क्रिटिसाइज द जजमेंट व्हाई इट हैज टू बी क्रिटिसाइज्ड. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. नाउ हम लोग जिस एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं वो है FCRA. व्हाट इज द फुल फॉर्म फॉर इट? दैट इज फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट. नाउ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट आपको सुनने के बाद ही समझ में आ रहा है वी आर टॉकिंग अबाउट फॉरेन कंट्रीब्यूशन. सो फॉरेन कंट्रीब्यूशन कौन रिसीव कर सकता है? एनी पर्सन, एनी एसोसिएशन, एनी कंपनी और एनी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली दे कैन रिसीव अंडर दिस FCRA एक्ट. नाउ आपके दिमाग में शायद ये क्वेश्चन आ सकता है, तो अगर कोई फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव कर रहा है तो उसको एक्ट के द्वारा रेगुलेट करने की कोई बात है क्या? व्हाई देयर इज एन एक्ट? Now reason being, अगर मैं आपको एक स्टैट दूं, you will be able to understand it properly. 2008 to 2010 के अंदर हम लोग के इंडिया के जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन के इन्फ्लक्स थे that was around 9,000 to 10,000 करोड़. जो नेक्स्ट डिकेड मतलब 2016 to 2018 के बीच में वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन डबल हो चुका है. दैट इज अराउंड 16,000 करोड़ to 17,000 करोड़. So you can understand there's a huge amount of money, and this amount of money has to be regulated, otherwise it might have adverse impact on the economy, sovereignty of India, or anything whatever you can think of. This money may be misutilized. So that's why this act is going to just regulate those funds which are getting through foreign contributions. Now हम लोग जो foreign contributions की बात अभी तक की है, ये क्या अभी आया है? Is this act enacted now, recently, that we are talking about? No, we are talking about the amendment that has been challenged. But this act is not recent one. This act has been first enacted in 1976. और उसके पीछे मेन जो मकसद था to regulate the foreign contribution, क्योंकि तभी से ही all across the political parties they know the foreign contributions have the tendencies and the potentialities to destabilize any central government, and that's why central government was very much strict in relation to this. तब और इसीलिए 1976 में पहली बार इस एक्ट को लाया गया. बट उसके बाद तो कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं, बट दिस एक्ट वाज नॉट दैट सक्सेसफुल. द रीजन बीइंग देयर वर सो मेनी लूपहोल्स एंड यू कैन अंडरस्टैंड टिल 2010 दिस एक्ट हैजंट बीन सो been fruitful to the masses for which it has been enacted. But उसके बाद 2010 में नया एक्ट लाया गया, पुराने एक्ट को रिपील किया गया 1976 एक्ट को. बट 2010 के बाद भी आपके सामने में जो स्टैट बोला था the foreign contribution has been doubled, तो उस नए एक्ट के बाद भी nothing has changed much. And as a result, this new amendment has been brought into, and this new amendment is really stricter one. So let's talk about it, what it has done. New amendment के अगर मैं एग्जाम्पल दूं what it has done, सपोज आप मानिए कि आपका एक NGO है, you are the founder, and आप इस NGO को बेसिकली FCRA के अंडर रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं. Now suppose you receive a foreign contribution from Vladimir Putin. पुतिन से आपको 5,000 करोड़ का फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिला. अभी बिफोर दिस अमेंडमेंट अगर मैं बोलूं, यू कैन चैनलाइज दिस फंड आफ्टर स्पेंडिंग ऑन योर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस. अगर खुद के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के ऊपर इन्वेस्ट करने के बाद आप इसको स्मॉलर NGOs को डिसेमिनेट कर सकते थे. दैट वाज द लॉ. बट अभी इस अमेंडमेंट के बाद 2020 में जो अमेंडमेंट आया है इस एक्ट में, इसके बाद आप इसको चैनलाइज नहीं कर सकते. देयर इज अ टोटल प्रोहिबिशन ऑन ट्रांसफर ऑफ फंड. मतलब आपको अगर पैसा मिला है, आप खुद के जो पर्पस के लिए पैसा मंगाए थे उसके लिए ही यूज करना पड़ेगा. एंड एज ए रिजल्ट द स्मॉलर NGOs आर नॉट गेटिंग द फंड्स एंड द फंड्स आर गेटिंग टाइड अप फॉर देम बिकॉज they can only work with them in collaboration with the bigger NGOs, and that's how they got the fund so far.
and that's why this petition has been challenged in the Supreme Court. The reason being कि आपको पता ही है यहाँ पर फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन को चैलेंज किया गया था और उसके साथ आर्टिकल 1421 हैव आल्सो बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द पिटीशन कि यहाँ पर नोएल हर्बर्ट जी जो फाउंडर है एक ट्रस्ट के, उन्होंने बोले कि these are the fundamental rights have been breached because of this new amendment that has been brought in. So ये नया अमेंडमेंट तो सिर्फ ट्रांसफर ऑफ बैन के ऊपर ही नहीं है, बट अभी इस अमेंडमेंट के द्वारा ये किया गया है कि आपको एफसीआरए का ऑपरेशनल अकाउंट जिसके थ्रू आप फंड रिसीव कर सकते हो वो न्यू दिल्ली के एक एसबीआई ब्रांच में ही आपको वो ऑपरेशनल अकाउंट खोलना है. यू कैन नॉट ओपन इट एनीवेयर इन इंडिया. सो दैट्स हाउ स्ट्रिक्ट इट इज, सो दैट सेंट्रल गवर्नमेंट कैन रेगुलेट द ट्रेल ऑफ मनी. Now after this particular provision is also challenged in the Supreme Court other than the transfer of dissemination of money. ये दोनों इश्यूज थे और इसमें आर्टिकल 14, 19, 21 का वायलेशन का इशू रेज किया गया. इसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने पहले चीज बोला कि देखिए यहाँ पर जो ट्रांसफर ऑफ डिसेमिनेशन ऑफ मनी की बात किया जा रहा है वो एक्चुअली है नहीं, और उसके पीछे ये रीजन है कि यहाँ पर यूटिलाइजेशन ऑफ मनी की बात किया जा रहा है, ट्रांसफर ऑफ मनी की बात नहीं. तो यहाँ पर द पर्पस ऑफ द एक्ट इज टू यूटिलाइज द मनी, जिसके लिए आप पैसा उठाए हो उस काम के लिए यूज करो. दैट्स अ सिंपल थिंग. डोंट ट्रांसफर द मनी टू स्मॉलर एनजीओ. यू नेवर नो कि आप स्मॉलर एनजीओ को दे रहे हो या किसी और जगह दे रहे हो. यू माइट मिस यूटिलाइज दिस फंड व्हिच द डोनर हैजंट गिवन यू द मनी फॉर, राइट? So as a result, Supreme Court for the larger public interest held that के ये transfer जो total transfer है, it is actually the reasonable restriction under the Article 19. But दूसरे पार्ट में Supreme Court ये भी बोला it's a matter of national sovereignty and integrity of India. And जो पैसा है, इतना huge influx of money है, it has to be tracked, the trail of money. As a result, अगर एक अकाउंट से जाएगा तो सबको सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इजीली ट्रैक द मनी के कहां से कहां तक जा रहा है, एंड एज ए रिजल्ट इट कैन ट्रैक द ट्रेल ऑफ मनी इजीली. एंड बाय दैट जो एसबीआई के ब्रांच में न्यू दिल्ली में अकाउंट खोलने की बात किया जा रहा है, मैंडेटरीली एफसीआरए अकाउंट, वो भी अपडेट किया गया है. सो by this, Supreme Court basically upheld the validity of this particular amendment, the provisions of the amendment. Now इस पर्टिकुलर जजमेंट के कुछ क्रिटिसिजम्स पाए जा रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म से एक के यहाँ पर एक फेमस लाइन यूज किया गया है, वो है कि वी डोंट हैव एनी फंडामेंटल राइट्स टू रिसीव फॉरेन फंड्स, एंड दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू. बट यहाँ पर एक चीज सुप्रीम कोर्ट इज मिसिंग, दैट due to prohibition on the transfer of dissemination of money, यहाँ पर smaller NGOs are getting dried up. The funds to the smaller NGOs are getting dried up. So their freedom of association might get infringed because of foreign contribution of the larger NGOs. तो यहाँ पर indirectly smaller NGOs के freedom of association के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में बात नहीं की है. एंड सेकेंड जो चीज है, आप अगर ये पूरे जजमेंट पढ़ोगे, इट इज बेसिकली वन साइडेड जजमेंट वेयर द सुप्रीम कोर्ट इज पैटिंग द बैक ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट बेसिकली कि आप जो बोल रहे हो सही है. इट्स ऑल अबाउट द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. डेफिनेटली सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग दैट वी नीड टू लुक इनटू. बट स्मॉलर एनजीओज के राइट्स इस पर्टिकुलर जजमेंट में आपको नहीं मिलेंगे, व्हिच must be looked into as per my opinion. What do you think of this judgment? Do let me know in the comment box. And also, if you feel this is useful, do share with your fellow friends, and don't forget to subscribe the channel. Until next time, thank you. See you soon.